डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे पंचायती राज व्यवस्था में 73वें संविधान संशोधन में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के बारे में, जिसमें अपन ने ग्राम स्तर में पर ग्राम पंचायत के गठन आदि के बारे में पहले की कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे अपन ग्राम पंचायत के प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में। तो इस ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, ग्राम पंचायत का मुखिया, वह होता है सरपंच। और इसका जो कार्यकारी अधिकारी होता है, ग्राम पंचायत का कार्यकारी अधिकारी, वह होता है ग्राम सेवक। ग्राम सेवक। और अपन प्रारंभ में ये बात पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक 3000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत होगी, जिसको 9 वार्डों में विभाजित किया जाएगा। और 1000 जनसंख्या अगर अतिरिक्त बढ़ जाती है 3000 के अलावा, तो उसमें 2 वार्ड और सृजित कर दिए जाएंगे, अर्थात तो वार्ड पंचों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। तो इस ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, सरपंच, इस सरपंच का चुनाव होता है, वह होता है प्रत्यक्ष रूप से। सरपंच के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। सरपंच का चुनाव वह होता है प्रत्यक्ष रूप से, बहुमत के आधार पर गुप्त मतदान प्रणाली के तहत प्रत्यक्ष रूप से बहुमत के आधार पर गुप्त मत प्रणाली के द्वारा। अब देखते हैं कि इस सरपंच के चुनाव में भाग कौन लेते हैं। तो ग्राम सभा के जितने भी वयस्क मताधिकारी होते हैं, वो समस्त मिलकर प्रत्यक्ष रूप से इस सरपंच का चुनाव करते हैं। यानी ग्राम सभा के समस्त मतदाता मिलकर सरपंच का चुनाव करते हैं। ये ग्राम सभा के बारे में आपको पहले बता चुका हूं। ग्राम पंचायत के समस्त मताधिकार प्राप्त जो लोग होते हैं, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है और जिसका मतदाता सूची में नाम पंजीकृत हैं, वो सब के सब ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और ये ग्राम सभा के जो समस्त मतदाता होते हैं, इनके सभी सदस्य होते हैं, वो मिलकर प्रत्यक्ष रूप से बहुमत के आधार पर गुप्त मतदान प्रणाली के तहत सरपंच का चुनाव करते हैं। और चुनाव के बाद इस सरपंच को जो शपथ दिलाता है, सरपंच को यह शपथ दिलाता है आरओ, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, जिसे अपन रिटर्निंग ऑफिसर भी बोलते हैं। इस आरओ को अपन बोलते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। यह आपको ध्यान में रखना है, जो इस सरपंच को शपथ दिलाता है। और इस सरपंच अगर समय से पहले अपना त्याग पत्र देना चाहे, तो वो त्याग पत्र देता है विकास अधिकारी को। त्याग पत्र जो खंड स्तर पर होता है, विकास अधिकारी उसको, विकास अधिकारी को। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और अब देखते हैं, इसका चुनाव तो हो गया, सरपंच का चुनाव हो गया, और इसका शपथ भी हो गई। रिटर्निंग ऑफिसर जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, वह उसको चुनाव के बाद शपथ दिलाता है। और समय से पहले अगर वो त्याग पत्र देना चाहे, तो वो विकास अधिकारी को अपना त्याग पत्र दे सकता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा प्रत्येक वार्ड से, यानी प्रत्येक वार्ड से एक वार्ड पंच निर्वाचित होता है। वार्ड
पंच। जिस प्रकार से ग्राम पंचायत का जो मुख्य होता है सरपंच, वैसे ही वार्ड का मुख्य होता है, वह होता है वार्ड पंच। तो इस वार्ड पंच का चुनाव कैसे होता है? सेम सरपंच की तरह ही होता है, लेकिन इसमें अंतर इतना है कि इसमें ग्राम सभा के समस्त सदस्य भाग लेते हैं इसके चुनाव में, लेकिन वार्ड पंच के चुनाव में केवल संबंधित वार्ड के ही लोग, संबंधित वार्ड के समस्त मतदाता, समस्त मतदाता मिलकर एक वार्ड पंच का चुनाव करते हैं। और सेम प्रोसेस वही है इसकी बाकी की। इसके अलावा अपन देखते हैं इस वार्ड पंच का चुनाव होता है, वह भी इसी प्रोसेस के आधार पर है, प्रत्यक्ष रूप से गुप्त बहुमत के आधार पर गुप्त मतदान प्रणाली के तहत। और इसके अलावा इसमें एक पदाधिकारी मुख्य और होता है, उप सरपंच। उप सरपंच, इसका जो चुनाव होता है वह होता है अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि इसमें संपूर्ण मतदाता मिलकर इसका चुनाव नहीं करते। इसका चुनाव करते हैं, वो करते हैं वार्ड पंच। जो इस ग्राम पंचायत के जितने भी वार्ड पंच होते हैं, यानी सभी वार्ड पंच मिलकर अपने में से ही किसी एक को क्या चुनते हैं? उप सरपंच चुनते हैं। अपने में से ही किसी एक को उप सरपंच के रूप में चुनते हैं, उप सरपंच के रूप में चुनते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गई इसके प्रमुख पदाधिकारी ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत का मुख्य सरपंच, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। जो वार्ड पंच होते हैं उनका भी चुनाव संबंधित वार्ड से प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन जो उप सरपंच होता है उसका चुनाव प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और इस उप सरपंच का चुनाव संपूर्ण ग्राम पंचायत के सभी जो वार्ड पंच होते हैं वो मिलकर अपने में से एक को उप सरपंच के रूप में चुनते हैं। इसके आगे देखते हैं अपन इस जो ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है वो किस प्रकार से होती है। जो ये ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है, ग्राम पंचायत की बैठक, यह आपको ध्यान में रखनी है। 15 दिन में एक बार होनी आवश्यक है। 15 दिन में एक बार, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। यानी ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है वो 15 दिन में कम से कम एक बार होनी चाहिए। और इस जो ग्राम पंचायत की जो बैठक है उस बैठक को बुलाता है ग्राम सेवक, जो ग्राम पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, ग्राम सेवक। और इस बैठक की जो अध्यक्षता करता है वह करता है सरपंच। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि ग्राम पंचायत की बैठक है वो कम से कम 15 दिन में एक बार होनी आवश्यक है। और ग्राम पंचायत की सभी बैठकों की जो अध्यक्षता करेगा वो सरपंच करेगा। और बुलाएगा कौन? ग्राम पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात ग्राम सेवक। और इसके अलावा अगर ग्राम पंचायत की बैठक की आवश्यकता हो तो 1/3 सदस्यों के निवेदन पर या फिर सरपंच के लिखित निवेदन के आधार पर कभी भी बुलाई जा सकती है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको एक साथ एक बात और बता देता हूं। जो सरपंच होते हैं, उप सरपंच होते हैं और सभी वार्डों के जो सरपंच होते हैं उनको शपथ तो कौन दिलाएगा? आरओ, रिटर्निंग ऑफिसर। और इन सभी को जो ये अपना जो त्याग पत्र देते हैं वो विकास अधिकारी को देते हैं, अर्थात जिसे अपन बोलते हैं बीडीओ। जो ये त्याग पत्र है जो सरपंच का लिखा था, यानी सरपंच की तरह ही ये वार्ड पंच, उप सरपंच, ये सब जो त्याग पत्र देते हैं वो विकास अधिकारी जिसे अपन बीडीओ बोलते हैं, इनको ये त्याग पत्र देते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और एक महत्वपूर्ण बात एक और है, अपन ने एक नाम आया है यहां ग्राम सभा के बारे में, तो इस ग्राम सभा की भी बैठक होती है, ग्राम सभा। इस ग्राम सभा की जो बैठक है
वो एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में 2 बार होनी आवश्यक है। यह आपको ध्यान में रखना है। यानी ग्राम सभा की जो बैठक है वो एक वित्तीय वर्ष में 2 बार होनी आवश्यक है। वित्तीय वर्ष आप सभी जानते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होती है। इसके बीच बीच में कम से कम 2 बैठक होनी आवश्यक है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, उनको एक मुख्य आधार मानकर जो इस ग्राम सभा की जो बैठक है उसकी बैठक हिंदुस्तान जो अपने यहाँ हो रही है वह होती है 4 बार। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा वो कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं जिन दिवसों पर ग्राम सभा की बैठक होती है। तो एक तो है 1 मई, मजदूर दिवस के रूप में 1 मई, और एक है अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, एक है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, और एक है 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पर। यह आपको 4 दिवस ध्यान में रखने हैं। और जो ये ग्राम सभा की जो अपनी बैठक होती है उसकी अध्यक्षता सरपंच करता है। इस ग्राम सभा की बैठक की जो अध्यक्षता करेगा वह करेगा सरपंच। अगर सरपंच किसी कारणवश अनुपस्थित रहता है तो इसकी बैठकों की अध्यक्षता करेगा उप सरपंच। यानी कि जो ये ग्राम पंचायत है इसकी बैठक की अध्यक्षता करेगा वो सरपंच करेगा। अगर सरपंच किसी कारणवश अनुपस्थित रहता है तो इनकी बैठक की अध्यक्षता करेगा वो करेगा उप सरपंच। और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर उप सरपंच भी किसी कारणवश अनुपस्थित रहता है तो उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो इसकी बैठक की अध्यक्षता करेगा जिसे ग्राम पंचायत के सदस्य निर्धारित करते हैं, वही व्यक्ति इसकी अध्यक्षता करेगा। यानी सरपंच अनुपस्थित है तो उप सरपंच भी अनुपस्थित रहता है तो ग्राम सभा के सदस्य अपने में से निर्धारित करेंगे कि इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, और उसके आधार पर उसकी ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता की जाती है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है जो महत्वपूर्ण है। और इस ग्राम सभा की जो बैठकों की गणपूर्ति है वह है 1/10। यानी ग्राम सभा के जितने सदस्य हैं उसमें से 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि ग्राम पंचायत की बैठक किस लिए होती है, इसमें किन बातों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो वो दिया जाता है ग्राम सभा के जो गांव के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको निर्धारित किया जाता है और उनको प्राथमिकता दी जाती है कि किस प्रकार से उन कार्यों को संपन्न किया जाए। इस प्रकार की जो रणनीति तैयार होती है वह होती है ग्राम सभा की बैठक के अंदर। यह आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गई ग्राम पंचायत के संबंध में। अब एक और महत्वपूर्ण है दूसरा स्तर, वो अपने देखते हैं। दूसरे स्तर की अगर अपन बात करते हैं तो वह आता है अपने खंड स्तर पर पंचायत समिति। पंचायत समिति पंचायत समिति का गठन किया जाता है वो 1 लाख की जनसंख्या पर किया जाता है। यानी 1 लाख की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति का गठन किया जाएगा और उसको 15 वार्डों में विभाजित किया जाएगा। 1 लाख की जनसंख्या पर कितने वार्ड? 15 वार्ड। जैसे अपन ने पढ़ा था ना ग्राम पंचायत के अंदर की 3000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, वैसे ही पंचायत समिति का गठन 1 लाख पर। और जैसे ग्राम पंचायत में 3000 की जनसंख्या की जो ग्राम पंचायत थी उसको कम से कम 9 वार्डों में विभाजित किया था, तो वैसे ही पंचायत समिति को कितने वार्डों में? 15 वार्डों में। और जैसे ही इसमें अतिरिक्त जनसंख्या होती है तो 15,000 की जनसंख्या पर
15,000 की जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त इसके सदस्य बढ़ा दिए जाएंगे। किसके? पंचायत समिति के सदस्य। अर्थात इसमें 2 वार्डों में वृद्धि कर दी जाती है, 2 वार्ड अतिरिक्त बना दिए जाते हैं। और एक जो महत्वपूर्ण बात आती है पंचायत समिति में, इसमें कुछ पदेन सदस्य होते हैं जो एक प्रकार से स्थायी होते हैं। इस पंचायत समिति के जो होते हैं, उस पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जो एमएलए होता है, वह एमएलए और उस जिस पंचायत समिति जिस जिले में है, उस जिले का अर्थात जो उस जिस अपन कह सकते हैं कि संसदीय क्षेत्र में आती है, उसका एमपी, ये 2 सदस्य इसके पदेन पदाधिकारी होते हैं या पदेन सदस्य होते हैं, यानी एमएलए और एमपी, जो आपको ध्यान में रखना है। यानी जो पंचायत समिति जिस विधानसभा क्षेत्र में है, उस विधानसभा क्षेत्र का एमएलए और जिस संसदीय क्षेत्र में है उसका एमपी, इसके पदेन सदस्य होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, पदेन सदस्य। और इस पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं, जो विभिन्न वार्डों से चुनकर आते हैं, उसको अपन बोलते हैं बीडीसी मेंबर। और इनका चुनाव होता है पंचायत समिति सदस्य का, वह होता है प्रत्यक्ष रूप से। पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वार्ड से एक एक सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। यानी प्रत्येक वार्ड से प्रत्यक्ष रूप से एक पंचायत समिति सदस्य का चुनाव किया जाता है। इस प्रकार से इस संपूर्ण पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव हो जाता है। और उसका यानी कि जो पंचायत समिति इसका जो मुखिया होता है वह होता है प्रमुख, मुखिया होता है वह होता है प्रधान। इस प्रधान का चुनाव होता है वह होता है, यानी इसका जो चुनाव होता है वह होता है अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि पंचायत समिति सदस्य अपने में से एक को क्या चुनते हैं? प्रधान चुनते हैं। और अपने में से एक को क्या चुनते हैं? जो इसका सेकंड स्तर का होता है उसे अपन बोलते हैं उप प्रधान। ये 2 इसके महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। पंचायत समिति सदस्य अपने में से चुनते हैं, जनता प्रत्यक्ष रूप से इनको नहीं चुनती, प्रधान और उप प्रधान का। इसका मतलब यह हो गया कि प्रधान और उप प्रधान का चुनाव होता है वो क्या होता है? अप्रत्यक्ष, क्योंकि प्रधान और उप प्रधान का चुनाव पंचायत समिति सदस्य अपने में से करते हैं। और इस जो पंचायत समिति सदस्य जो इसका चुनाव करने के बाद इस प्रधान को जो शपथ दिलाता है, यानी कि प्रधान को शपथ वह दिलाता है बीडीओ, यानी शपथ वह दिलाएगा बीडीओ। मुख्य जो विकास अधिकारी होता है वो इसको शपथ दिलाता है। और यह प्रधान है वो त्याग पत्र देता है, वह देता है अपने जो जिला परिषद स्तर पर जिला प्रमुख होता है उसको, जिला प्रमुख को। लेकिन ध्यान में रखना, उप प्रधान त्याग पत्र अपना जिला प्रमुख को नहीं देता, उप प्रधान अपना त्याग पत्र देता है, वो देता है प्रधान को त्याग पत्र। यानी कि उप प्रधान जो त्याग पत्र देगा वो किसको देगा? प्रधान को। और प्रधान किसको देगा? जिला प्रमुख को। यह आपको ध्यान में रखना है। और पंचायत समिति जो सदस्य होते हैं वह भी अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? प्रधान को देते हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। और उप प्रधान का चुनाव भी अपने जो ये आपको मैंने बता दिया कि जो ये पंचायत समिति सदस्य हैं वह ही अपने में से चुनते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। और पंचायत समिति के सदस्य की जो बैठक होती है, इस पंचायत समिति की बैठक है, पंचायत समिति की बैठक वो 1 माह में एक बार होनी आवश्यक है। यानी 1 माह में एक बार होनी आवश्यक है। यह आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद में इसकी
अगर हटाने की अगर बात करते हैं, अगर ये समय से पहले प्रधान को किस प्रकार से हटाया जाए, तो वो प्रोसेस जिस प्रकार से अपने जिला प्रमुख की प्रोसेस है, वही सेम प्रोसेस से इस प्रधान को पद से हटाने की है। जिसके संबंध में आज तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। कल की नेक्स्ट क्लास में आपको जब जिला परिषद के बारे में बताऊंगा, उस समय इसको हटाने की प्रोसेस एक साथ ही बता दूंगा। साथ में सरपंच की भी मैंने बताई नहीं है, वो भी एक साथ उसमें बता दूंगा, लेकिन सरपंच की हटाने की प्रोसेस है वो कुछ अलग है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।